हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके सभी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन अ काई स्क्वायर टेस्ट द कंटिजेंसी टेबल हैज़ 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज। आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है। क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? काई स्क्वायर टेस्ट से। काई स्क्वायर को हम इस तरीके से लिखते हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है? रो -1 कॉलम -1। यहाँ पे रो दे रखा है 3 और कॉलम दे रखा है 3। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। फॉर्मूला हम पुट कर देंगे, 3 - 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 - 1, 2 इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया? 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 का ए। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, ये फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप कैलकुलेशन कर ही सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। इफ़ एन इवेंट कैन नॉट टेक प्लेस, अगर कोई इवेंट हो ही नहीं सकता, द प्रोबेबिलिटी विल बी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इससे पहले मैं आपको उसकी प्रोबेबिलिटी बताऊं, इस तरीके के इवेंट को क्या बोलते हैं ये समझ लो। कोई भी इवेंट जो हो नहीं सकता उसे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इफ एन इवेंट कैन नॉट ऑकर्स इट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। और जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 0। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो यहाँ पूछा है कि इफ एन इवेंट कैन नॉट टेक प्लेस द प्रोबेबिलिटी विल बी, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 0। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 0। अब बढ़ते हैं आगे। इफ अ बैग कंटेन 5 ग्रीन एंड 7 रेड बॉल्स। एक बैग बना लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 5 जो है वो ग्रीन बॉल हैं और 7 जो है ये रेड बॉल है। तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी? 7 5 12। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 बॉल जो है निकाल ली गई हैं रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज ग्रीन? ये इंपॉर्टेंट है, 1 इज ग्रीन एंड द अदर रेड। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ वेज टू चूज 2 बॉल्स फ्रॉम 12। ये जो टोटल बॉल्स हैं इनमें से हमें 2 बॉल चूज करना है, तो उसको चूज करने के कितने तरीके हो सकते हैं? तो मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, 12C2 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 2। ये जो आएगा ये बताएगा टोटल पॉसिबल पेयर्स। अब पहले ये समझ लो, सी का क्या मतलब है? कॉम्बिनेशन। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 12 हैं। कितने बॉल निकालने हैं? 2 निकालने हैं। टोटल बॉल कितने हैं? 12 हैं। अगर हम 12 में से एक बॉल निकाल लेंगे तो रिमेनिंग बॉल कितना बचेगा? 11। कितने निकालने में? 2 निकालने हैं। तो हम सॉल्व कर लेंगे, 2 1 कम 2, 2 6 12। तो 11 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 66। तो ये टोटल पॉसिबल पेयर्स हो गया। फेवरेबल पेयर्स हमें क्या चाहिए? हमें एक ग्रीन चूज करना है। और कितने में से ग्रीन चूज करना है? हमें एक ग्रीन चूज करना है 5 ग्रीन बॉल में से, और हमें एक जो है रेड बॉल चूज करना है 7 में से। तो अगर हम एक ग्रीन सेलेक्ट करें तो उसके 5 ऑप्शंस हैं, और फिर एक रेड सेलेक्ट करें तो उसके 7 ऑप्शंस हैं। यानी कि हर एक ग्रीन बॉल के साथ 7 रेड कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। ग्रीन बॉल्स कितने हैं? 5 और रेड बॉल्स कितने हैं? 7। तो टोटल कितना हो जाएगा? 35। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हमें डिफरेंट ग्रुप में से एक एक चूज करना हो तो हम दोनों नंबर ऑफ जो आइटम्स हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार फिर से ध्यान दो, अगर हमें 2 ग्रुप में से एक एक को चूज करना है, जैसे यहाँ पे एक ग्रीन का ग्रुप है और एक रेड का ग्रुप है, हमें दोनों में से एक एक चूज करना है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमने यही मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज ग्रीन एंड द अदर रेड, ये क्या हो जाएगा? 35 अपॉन 66। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, ये टोटल पॉसिबल पेयर्स हमने निकाला था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना।
तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब बढ़ते हैं आगे। इफ केस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी द अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज आर। आपको अगर दो एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं ए और बी, ए कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो ए को हम क्या बोलते हैं, टोपी मान लेते हैं, कैप, और जो बी है इसको हम चश्मा मान लेते हैं। दो अलग अलग एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं तो हमें अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज बतानी है। अब अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी का मतलब मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे। तो अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज का मतलब होता है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रेजेंस एंड absence ऑफ एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे ए और बी दिया गया, यानी कि अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज मींस ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रेजेंस एंड absence ऑफ ए एंड बी। यानी चश्मा और टोपी का जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे absent हो, इन सारा कॉम्बिनेशन को हम अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये प्रेजेंट और absent का क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम पहले प्रेजेंट की बात करते हैं। तो प्रेजेंस को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ ए। कैपिटल बी का क्या मतलब है, प्रेजेंस ऑफ बी। स्मॉल ए का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे सब लिख के समझाना चाहता हूँ ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। अब्सेंस ऑफ ए। स्मॉल बी का क्या मतलब है, अब्सेंस ऑफ बी। ये यहाँ पे अब्सेंस और प्रेजेंस की बात हो रही है। तो अगर हमें यहाँ पे चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अगर हम देखें तो बन रहा है। पहला कॉम्बिनेशन क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी। कैपिटल ए कैपिटल बी का क्या मतलब है, प्रेजेंस ऑफ ए और प्रेजेंस ऑफ बी, ये बन गया। फिर होगा स्मॉल ए स्मॉल बी, यानी अब्सेंस ऑफ ए अब्सेंस ऑफ बी। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, गड़बड़ हो गया है, शायद ऑप्शन में ही गड़बड़ है। यहाँ पे देखिए मेरे ख्याल से ए और बी होना चाहिए, स्मॉल ए और कैपिटल बी होना चाहिए था, ये गड़बड़ है, ऑप्शन में ही गड़बड़ है। बट ये जो अल्टीमेट जो चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं ये डी वाला ही होगा, तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब बढ़ते हैं आगे। 4 पैसेंजर्स बोर्ड अ बस। चार जो पैसेंजर हैं वो बस में बैठते हैं, मतलब चढ़ते हैं। इन विच देयर आर 6 एम्प्टी सीट्स। 6 खाली सीट हैं बस में। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज। डिफरेंट वेज का क्या मतलब है, कॉम्बिनेशन हमें बताना है, जो हम पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे। तो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दे बी सीटेड, कितने तरीके से वो बैठ सकते हैं। तो ये परमुटेशन और कॉम्बिनेट्रिक्स प्रॉब्लम है ये, तो उसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले सॉल्व किया है, बस फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरल। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे एन का क्या मतलब है, इसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ए ओ बी है। ठीक है, और यहाँ पे आर का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ आइटम चूजन। तो फॉर्मूला हम पुट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 6। यहाँ पे देखिए 6 एम्प्टी सीट है तो 6 हो जाएगा। और आर क्या है, नंबर ऑफ आइटम चूजन, तो 4 पैसेंजर हैं उनको हमने चूज किया है, तो 6P4 एन हमने 6 किया है तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, 6 माइनस 4 का ये फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब इसका निकाल लेंगे, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, 6 का कैसे निकालेंगे, उल्टा कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और 2 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहाँ से इतना कट कर देते हैं, तो 6 पंजे 30, 30 चौक 120, 120 और मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 360, 360 जो है ये टोटल कॉम्बिनेशन आ जाएगा। यानी कि इन 360 डिफरेंट वेज दे कैन बी सीटेड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 360। अब बढ़ते हैं आगे।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अगर एक सिक्का है उसे 2 बार उछालते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टाइम्स इट विल फॉल हेड अपवर्ड विल बी, अगर एक सिक्का है उसे हम 2 बार उछालते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि दोनों टाइम हेड आए। तो अगर हम एक सिक्के को टॉस करते हैं 2 बार तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है। देखिए, या तो हेड हेड आ जाए, या फिर टेल टेल आ जाए, या फिर एक बार हेड आ जाए एक बार टेल आ जाए, या फिर एक बार टेल आ जाए एक बार हेड आ जाए। यानी कि टोटल आउटकम कितना हो रहा है यहाँ पे, टोटल आउटकम 4। देखिए 1 2 3 4, टोटल आउटकम कितना हो रहा है 4। और जो हमारा फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम का क्या मतलब है, जो हमें चाहिए, फेवरेबल आउटकम क्या है कि दोनों बार हेड आए, दोनों बार हेड आना चाहिए, ये ध्यान रखना। दोनों बार हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। फेवरेबल आउटकम एक बार आ रहा है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना आ जाएगा 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1/4। अब बढ़ते हैं आगे। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, स्टैंडर्ड डेविएशन को इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। आपको बताना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो देखिए, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया था कि मीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है एनपी, वेरिएंस के लिए मैंने आपको बताया था NPQ होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैंने बताया था √NPQ। तो यहाँ पे क्या पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी, √NPQ। एक चीज ध्यान रखना कि n का क्या मतलब है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो n का मतलब है टोटल ट्रायल्स, P का मतलब क्या है सक्सेस, और Q का क्या मतलब है फेलियर। तो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5C2 इज इक्वल टू, 5C2 किसके बराबर है, क्या ये 20 के बराबर है, 10 के बराबर है, या 30 के बराबर है। तो C का मतलब क्या है, C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, C का मतलब क्या है कॉम्बिनेशन। और 5C2 का क्या मतलब है कि 5 में से 2 चीजें चुन रहे हैं बिना क्रम देखे, यानी कोई सीक्वेंस को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, 5 में से हम 2 चीजें सेलेक्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि 2 चीजों को कितने तरीके से चुना जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक नया फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, NCR, जैसे दिल्ली NCR होता है ना, उस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरल अपॉन r फैक्टोरल n माइनस r का फैक्टोरल। n क्या है 5, तो 5C2 इज इक्वल टू 5 का फैक्टोरल, और r क्या है 2 का फैक्टोरल, और 5 माइनस 2 का फैक्टोरल। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 5 का फैक्टोरल और 2 का फैक्टोरल और 3 का फैक्टोरल। अब सॉल्व कर लेते हैं। 5 का फैक्टोरल करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई, इसी तरीके से 2 का करेंगे तो 1 होगा, और 3 का करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहाँ से इतना कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 चौक का 20 डिवाइड बाई 2, दो कम 2। तो यहाँ पे 5C2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। समझ में आया आपको, यानी 5 में से 10 चीजें अगर हम चुन रहे हैं तो 10 तरीके हैं, यानी 10 तरीकों से इस 5 में से 2 चीजों को हम चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, कोई सीक्वेंस को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो 5C2 इज इक्वल टू 10, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी। एक चीज ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, यही चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। अब बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द चांस, यहाँ पे आपसे चांस पूछ रहा है, व्हाट इज द चांस दैट अ नॉन लीप ईयर शुड हैव 53 मंडेज। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द चांस दैट अ नॉन लीप ईयर शुड हैव 53 मंडेज, एक नॉन लीप ईयर में 53 जो मंडे होगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है। तो नॉन लीप ईयर में हम देखते हैं कि टोटल कितना होता है 365 डेज होता है, ये आप सभी को पता ही होगा। उसमें कितना होता है 52 वीक्स होते हैं प्लस 1 एक्स्ट्रा,
डे होता है, एक एक्स्ट्रा डे होता है, ठीक है। और एक साल में 53 मंडे हो, एक एक्स्ट्रा दिन जो है हो, इसके लिए हम ये प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि एक्स्ट्रा डे जो है वो कोई भी हो सकता है, एनी ऑफ द 7 डेज, संडे टू सैटरडे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें फेवरेबल देखना है कि ओनली मंडे चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/7। तो 1 मंडे को डिनोट करता है और 7 जो है ये आपको संडे टू सैटरडे दिनों को डिनोट करता है। तो प्रोबेबिलिटी मंडे की क्या हो जाएगी 1/7 हो जाएगी। तो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब बढ़ते हैं आगे। हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल देयर इन अ कंटीजेंसी टेबल ऑफ साइज 5 मल्टीप्लाई बाई 4। तो फिर से डिग्री ऑफ फ्रीडम आपसे पूछ लिया गया है, फॉर्मूला आपको पता है, रो -1 कॉलम -1, रो 5 दिया है, कॉलम 4 दिया है, यानी 5 -1 4 -1 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा 12। तो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब बढ़ते हैं आगे। द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ का स्क्वायर इज, कैलकुलेटेड वैल्यू हमें बताना है का स्क्वायर की क्या होगी। तो देखिए का स्क्वायर का फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि चूंकि ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर जो होता है ये ऑलवेज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ये चीज ध्यान रखना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑलवेज पॉजिटिव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चूंकि स्क्वायर कर देते हैं किसी भी नंबर का तो वो पॉजिटिव हो जाता है, जो ई है वो भी पॉजिटिव होता है, तो का स्क्वायर वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो इसीलिए जो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ का स्क्वायर होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है या जीरो हो सकती है। ये चीज ध्यान रखना कि ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, कभी आपको ऑप्शन में जीरो दिया जा सकता है, इसलिए इसको भी ध्यान रखना। तो जनरली ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना। तो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑलवेज पॉजिटिव। अब बढ़ते हैं आगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 5th डिसाइल ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 120 देन इट्स मीन विल बी। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर 5th डिसाइल जो है उसकी वैल्यू 120 है तो मीन क्या होगा। 5th डिसाइल का मतलब है कि वैल्यू बिलो विच 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन लाइज। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 5th डिसाइल जो है इसकी वैल्यू है 120 तो हमें मीन की वैल्यू बतानी है, मीन की वैल्यू क्या होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है कि 5th डिसाइल जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5th डिसाइल इज द मीडियन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज ध्यान रखना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो 5th डिसाइल होता है वो मीडियन के बराबर होता है। और हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये पढ़ा है कि मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, यानी तीनों जो है वो बराबर होते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें मीडियन दिया हुआ है, 5th डिसाइल जो मीडियन के बराबर होता है जिसकी वैल्यू 120 है, तो हम मीन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि तीनों बराबर होगा तो मीन की वैल्यू कितनी होगी, ये भी 120 होगी। समझ में आया? देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कहा जाता है कि मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर है, ठीक है। और 5th डिसाइल जो है वो 120 दे रखा है। 5th डिसाइल को हम बोलते हैं कि ये मीडियन के बराबर होता है। तो अगर क्वेश्चन में 5th डिसाइल या मीडियन की वैल्यू दे रखी है जो कि है यहाँ पे 120, तो हम मीन की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों बराबर ही होंगे। तो यहाँ पे मीन की वैल्यू आ जाएगी 120। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं आगे। विच वन इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। आपको बताना है इनमें से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड है या नॉट अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। तो अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग ये प्रोबेबिलिटी मेथड है, स्ट्रेटिफाइड भी प्रोबेबिलिटी है, क्लस्टर भी प्रोबेबिलिटी है, डिलिब्रेट जो है ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगर आपने सैम्पलिंग टेक्निक से रिलेटेड मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जितने भी प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो वहां से आप सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे। आपको वापस से डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए दे दिया गया है, तो कैलकुलेट कर देते हैं। रो -1 कॉलम -1, तो यहाँ पे 3 - 1 3 - 1
कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 4। अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ लेटर्स इन द वर्ड रिग्रेशन इज। आपको टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस बतानी है ऑफ लेटर्स। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको टोटल लेटर्स काउंट कर लेने हैं। टोटल लेटर्स जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 10। अब हमें काउंट कर लेने हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख दे रहा हूँ, काउंट रिपीटेड लेटर्स। आपको जो रिपीटेड लेटर्स हैं ये ध्यान रखना, ये आपके लिए मैंने लिखा है कि काउंट रिपीटेड लेटर्स, ताकि आपको बाद में याद रहे। तो हर एक वर्ड को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वर्ड क्या है, आर। तो अब देख लेंगे कितनी बार आर आया हुआ है, 1 2 बार आया हुआ, टोटल जो है 2 टाइम्स आर जो है 2 बार आया हुआ है। इसी तरीके से ई देख लेंगे, ये भी 2 बार आया हुआ है, 1 2। यहाँ पे 2 टाइम्स लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। इसी तरीके से एस देख लेते हैं, ये भी 2 बार आया हुआ है। यहाँ पे देखिए, एक बार ये है, एक बार ये है, 2 बार आया हुआ है। रिमेनिंग जो है वो एक एक बार आया हुआ है, ठीक है। तो जब हमें फॉर्मूला कैलकुलेट करना होगा फॉर परमुटेशन ऑफ रिपीटेड लेटर्स, तो हमें उसी तरीके से जैसे कैलकुलेट करते थे वैसे करना होगा। तो यहाँ पे फैक्टोरियल निकालेंगे तो टोटल लेटर्स कितने हैं, 10। तो हमें 10 का फैक्टोरियल निकालना होगा। अपॉन में रिपीटेड वाले कितने हैं, 3 हैं। तो 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल। तो 10 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो जाएगा। अपॉन करेंगे 2 का फैक्टोरियल करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो उसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, नीचे 8 हो जाएगा। ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3628800। मैं यहाँ पे आपको देख के बता रहा हूँ क्योंकि कितना लंबा कैलकुलेशन करने के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है, मैंने पहले किया हुआ है। 3628800 अपॉन 8, इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना होगा, 45360। ये आपका टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ लेटर आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 15th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एक बार आप खुद से कर लेना इसको। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके कोई डाउट या सजेशन है तो आप हमें व्हाट्सएप पे या कमेंट में बता सकते हो। और ये था स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट या सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।